मियाँ और बीबी में किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता था। विवाद कुछ इस कदर बढ़ जाएगा कि बात तलाक तक पहुंच जाएगी। मामला कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट में जब ये फैसला सुनाया जाता है कि उनको दो बेटे होते हैं, एक बेटा पत्नी के हिस्से में और दूसरा बेटा पति के हिस्से में, ये अलग हो जाते हैं। पत्नी अपने बेटे को लेकर सहारनपुर पहुंच जाती है और पति अपने बेटे के साथ रहकर अपना काम करना शुरू कर देता है। बस यहीं से कत्ल की इबारत लिखी जाएगी, इस बात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। और एक दो नहीं, 5 कत्ल हो जाते हैं। छठवां कत्ल जब होने वाला था, उसकी तैयारी चल रही थी, तो उस वक्त जिसका कत्ल होने वाला था वो छोटा सा बच्चा कहता है कि मैं आपका भांजा लगता हूँ, आप तो वैसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप मुझे क्यों मार रहे हो। बस कातिल को तरस आ जाता है और वो छठवां कत्ल करता नहीं है, छोड़ देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, बात अदालत तक पहुंचती है और अदालत के सामने खड़े होकर वही छोटा सा बालक गवाही देता है, पूरी कहानी सुनाता है। जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह बन सकती हैं। रोड पर आदर्श नगर कॉलोनी है। बात कर रहा हूं 24 अक्टूबर 2014 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास। घर की नौकरानी जिसका नाम राजी होता है, राजी सुबह 9:30 बजे के आसपास दरवाज़ा खोलने के लिए घंटी बजा रही थी। बार बार घंटी बजा रही थी, अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो परेशान होती है, फिर आवाज़ लगाती है। कभी मालिक को आवाज़ लगा रही थी, तो कभी मालकिन को आवाज़ लगा रही थी, तो कभी वो दीदी को आवाज़ लगा रही थी। लेकिन घर से कोई रेस्पॉन्स जब नहीं आ रहा था तो वो परेशान हो जाती है। उसने कई बार दरवाज़ा पीटने की भी कोशिश की। आखिरकार दरवाज़ा खुलता नहीं है, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि आज काम नहीं कराना है, आप घर चले जाओ। रात दिवाली का पर्व मनाया था सब लोगों ने, पूरा देश दीपावली मना रहा था। हो सकता है उसने सोचा कि शायद सो रहे हों, ज़्यादा देर तक जागे हों, इसलिए वो वहाँ से हटती है। लेकिन कुछ उसको अटपटा सा लगता है। जो राज़ी होती है थोड़ा परेशान हो जाती है, सोचती है कि ऐसा पहली बार हुआ है, अब से पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। वो बिल्कुल पास वाला जो घर होता है वो इस मालकिन के मालिक के परिवार वालों का होता है, भाई का होता है। दरवाज़ा खटखटाया जाता है, उधर से अजीत सिंह निकलते हैं। अजीत सिंह कहते हैं कि क्या बात है राजी, आज तुम यहाँ क्यों दस्तक दे रही हो। वो कहती है कि बाबूजी, आपके जो भैया का मकान है मैंने कई बार खुलवाने की कोशिश की, लेकिन मकान खुल ही नहीं रहा है, करूँ तो क्या करूँ। तब वो कहते हैं कि बेटा परेशान मत हो, मैं अभी प्रीतु को के साथ भेजता हूँ। प्रीतु को आवाज़ लगाते हैं। प्रीतु जो उनकी बहू होती है वो जाती है और बार बार वो भी आवाज़ लगाती है, बैल बजाती है। घंटी जब जा रही है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आखिरकार जब काफ़ी देर तक ये सब चलता रहता है तो दरवाज़ा यानी कि गेट खुल जाता है। और जैसे गेट खुलता है वो अंदर जाकर प्रवेश करती है और घर की जो स्थिति देखती है तो उसके बाद उसकी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें निकलने लगती हैं। वो जितनी ज़ोर से चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, इतनी ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है। उसके जो पिता होते हैं अजीत सिंह, उनके पास तक बात पहुंचती है। वो भी दौड़ते हुए आकर जो दृश्य देखते हैं तो उनकी भी चीखें निकल जाती हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये सब क्या हो गया है। घर के अंदर कि ये जो दृश्य देखने के बाद जब उनकी चीखें निकलती हैं, उसके बाद जो आसपास के लोग होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। आधे घंटे के अंतराल में देहरादून की पुलिस फोर्स वहाँ पर जुट जाती है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले होते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं, मीडिया कर्मी, तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए कि आखिरकार बात क्या हुई है। एक कमरे के अंदर जब पुलिस प्रवेश कर रही थी, उसके अंदर जाकर देखते हैं तो जय सिंह, जिनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है, उनकी पत्नी जिनका नाम कुलवंत कौर होता है, जिनकी उम्र 55 साल के आसपास होती है, उन दोनों की लाशें खून से लथपथ हुई थी, नहाई हुई पड़ी थी। कमरे का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पर ब्लड फैला हुआ ना पड़ा होता। दूसरा कमरा देखा जाता है, खोला जाता है तो वहाँ पर जो उनकी बेटी होती है जय सिंह की, जिसका नाम हरजीत कौर होता है, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है, उसकी भी लाश पड़ी हुई है। उसकी बेटी होती है 3 साल की, जिसका नाम सुखमणि होता है, सुखमणि की भी लाश पड़ी हुई है। यानी कि घर के अंदर 4 सदस्यों की मौत हो चुकी है, मारे जा चुके हैं। तभी याद आता है कि हरजीत कौर, जिसकी क्या डिलीवरी होने वाली थी, यानी कि 25 अक्टूबर 2014 को उसकी डिलीवरी का टाइम मिला था, उसके 9 महीने पूरे हो रहे थे, क्योंकि दीपावली के तुरंत बाद उन्होंने टाइम जो लिया होता, बस इतना था। जब जाकर देखते हैं तो वो प्रेग्नेंट लड़की वो भी मर चुकी थी, उसकी एक बेटी मर चुकी थी। अब उसके बेटे यानी कि कमलजीत को ढूंढना शुरू कर देते हैं। घर का जो छठवां सदस्य होता है उसे कमलजीत को ढूंढते हैं। एक कोने में वो सुबक रहा है, डर रहा है। उसके जैसे क्या पूरा का पूरा सीन, पूरा का पूरा दृश्य उसकी आंखों में तैर रहा था। जब उसको पुचकारा जाता है, उसको पानी पिलाया जाता है, उसे सीने से लगाकर उससे पूछने की कोशिश की जा रही थी कि बेटा आखिरकार हुआ क्या था। तो वो जब बताने की कोशिश करता है तो जितने लोगों ने भी सुना, जिसने भी सुना इस पूरी घटनाक्रम को, इस कहानी को, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस घर का एक और सदस्य है जिसका नाम हरप्रीत है। हरप्रीत की कहानी दरअसल शुरू कुछ इस तरह से होती है कि ये पहली पत्नी का बेटा होता है। उसकी माँ
जिसका नाम अनीता होता है। अनीता से यानी कि जय सिंह का विवाद चल रहा था, दोनों का मामला कोर्ट जाता है। जब कोर्ट पहुंचता है तो इनके दो बेटे होते हैं, एक का नाम हरमीत होता है, दूसरे का नाम पारस होता है। कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि जो पारस है वो अपनी माँ के साथ रहेगा और हरमीत जो है वो अपने पिता के साथ यानी कि जय सिंह के साथ रहेगा। वो होर्डिंग का अपना बड़ा कारोबार होता है। अब बात होती है, ये जो घटनाक्रम है वो 23-24 अक्टूबर 2014 की उस रात का है, जब पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था। इस घर ने भी, इस परिवार ने भी पर्व मनाया दीपावली का। उसके बाद अपने अपने कमरों में जाकर सो जाता है। जो हरमीत होता है, हरमीत की आंख खुलती है लगभग 12 बजे के आसपास। उसने एक दिन पहले ही एक व्यक्ति के पास जाता है अंसारी रोड पर। वहां जाने के बाद एक चाकू लेता है और चाकू को ज़बरदस्ती वो कहता है कि इसको जितनी तेज़ धार लगा सकते हो उतनी तेज़ धार लगाओ। वो बार बार चाकू पे धार लगाने वाला पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात है। वो कहता है जितना तुमसे कह रहा हूँ उतना काम करो। चाकू पे बहुत तेज़ धार लगवाता है। उसके बाद वो घर आता है रात के लगभग 12 बजे के आसपास का। वो उसी घर का सदस्य होता है, इसी घर के अंदर रह रहा है, लेकिन घर के अंदर जो सदस्य हैं अब उसके सगे नहीं हैं। सगा भाई और माँ सगी वो यहाँ से दूर यानी कि सहारनपुर रहना चले जाते हैं। वो अपने पिता के साथ रहता है। पिता शायद उसको उतना प्यार नहीं करते हैं या फिर उसके मन में कोई और वजह चल रही थी। 23-24 अक्टूबर की रात लगभग 12 बजे के आसपास सबसे पहले वो अपने पिता के कमरे में जाता है और जब पिता के कमरे में जाता है तो गुस्से से लाल पीला अपने पिता पर तब तक वार करता है जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल जाते। जब सौतेली माँ बीच में बचाव में आती है, जो चीखों को सुन के जब वो जागती है, तो उसने अपनी माँ पर भी वार करना शुरू कर देता है। पिता को उसने 29 वार चाकू मारे थे और उसने अपनी सौतेली माँ को 27 वार चाकू मारे थे। साथ ही जब उसका दिल यहाँ से नहीं भरता है तो वो पहुँचता है दूसरे कमरे में जो उसकी गर्भवती बहन होती है उसके पास पहुँचता है। उसको संभलने का अवसर ही नहीं देता, मौका ही नहीं देता। और उसके बाद उसके सीने में, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में 1-2 नहीं 20 वार चाकू मारता है। इसके बाद उसकी जो भांजी वहाँ पास में लेटी हुई है, पड़ी हुई है, उसकी जब आंखें खुलती हैं, भांजा भी जाग जाता है। अपनी भांजी को वो 11 बार चाकू मारता है। अब नंबर आता है उसके भांजे का, कंवलजीत का। कंवलजीत के पास जब जाता है, उसको जैसे ही उसने चाकू मारा तो वो उस बच्चे के हाथ में लग जाता है। उसके बाद बालक बचने की कोशिश कर रहा था तो उसके पेट में लग जाता है। यानी कि इतनी गंभीर रूप से वो घायल नहीं हुआ था, वो मामूली रूप से घायल होता है क्योंकि बचने की कोशिश कर रहा था लगातार। तभी वो 6 साल का बालक अपने मामा से कहता है कि मामा, मैं तो तुम्हारा भांजा हूँ, तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो। जैसे ही कमलजीत ने ये बात अपने मुंह से शब्द बोले, उसके जो मामा ये बात सुनता है तो 22 साल का उसका मामा होता है, उसको तरस आ जाता है। उसके बाद उसे छोड़ देता है। अब रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक इस घटनाक्रम को वो अंजाम देता है। आराम से अपने भांजे के साथ बैठा रहता है, भांजे को वहाँ से हिलने नहीं देता। पूरी रात वो ऐसी जाग कर निकाल देता है। सुबह जब 9:30 बजते हैं, नौकरानी आती है, दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे तो भांजे ने जब उठने की कोशिश की, जाने की कोशिश की, तो उसको वो बैठा लेता है कि तुम यहाँ रहोगे, जाओगे नहीं। उसके बाद फिर वो पड़ोस में जाती है, यानी कि जो उसके चाचा होते हैं, चाहे अजीत सिंह के पास जाती है। अजीत सिंह के पास जाने के बाद पूरी जो कहानी समझ में आती है वो बताई जाती है। फिर जाकर ये पूरा भेद खुल जाता है। पुलिस ने उस लड़के को उसी घर से गिरफ्तार किया क्योंकि वो भागता नहीं है, उसी घर के अंदर रहता है। चाकू भी उसके पास से वहीं मिल जाता है। और जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही थी तो गिरफ्तार करने के दौरान उसने कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर दिया जैसे कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो, पागल हो, बिल्कुल पूरी तरह से। उसकी हरकतें ऐसे लग रही थी जैसे सचमुच वो पागल हो। उसके बाद फिर 3 साल तक उसने इस केस को सिर्फ इसीलिए खींचा, जब भी कोई पुलिस वाला, जब भी कोई अधिकारी, जब भी कोई बात करने की कोशिश करता था तो वो सबसे हरमीत ये कहता था कि मैं तो पागल हूँ और ये पागलपन में ही उससे कुछ ना कुछ हो गया है। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। जब ये अदालत तक बात पहुँचती है, अदालत में जब केस लड़ने की बात आती है तो कोई भी वकील इस आदमी का केस लड़ने को तैयार नहीं होता कि अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की वो हत्या कर देता है। 4 जो मौजूद थे और 5वां सदस्य जो इस धरती पर प्रकट होने वाला था, आने वाला था, उसने उसको भी मार डाला। उसकी क्या गलती थी, उसका क्या कसूर था। तो कोई भी वकील सामने नहीं आता, लेकिन कानून के हिसाब से वकील मित्र उसको मिल जाता है और उसका केस जब लड़ा जाता है तो केस लड़े जाने वाली बात भी सामने आती है। मीडिया ने इस मामले की जब कवरेज की तो पता चलता है कि ये सब जो किया गया था वो संपत्ति के लिए किया गया था। जो उसकी बहन थी, दरअसल वो उसकी सगी बहन नहीं थी, ना ही उसकी दूसरी माँ से पैदा थी, बल्कि उसके चाचा से वो पैदा थी। और बचपन में ही उस बेटी को गोद ले लिया गया था जिसका नाम हरजीत कौर होता है। और जो बचपन में इसे गोद ले लिया गया था तो वो उस घर में बड़े अच्छे से सलीके के साथ रहती थी। पिता का और सौतेली माँ का उसके प्यार भी कुछ ज़्यादा था। उसको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी की सारी संपत्ति उसकी ये बहन ही ले जाए, इसलिए वो गुस्से में रहता था। और जब से अपनी माँ से अलग हुआ था तब से तो वो ज़्यादा गुस्से में रहना शुरू ही कर देता है।
उसने पागलपन की जो बात कही थी अदालत में, अदालत ने इस मामले की जांच पड़ताल कराई और 2 बार उसको दिल्ली के एम्स में भेजा गया ये पता करने के लिए कि सचमुच पागल है कि नहीं है। लेकिन वहाँ से रिपोर्ट बिल्कुल साफ सुथरी आती है, कहते हैं कि इसके अंदर पागलपन का कोई भी लक्षण नहीं है। उसके बाद उसका 2 बार ऋषिकेश में इलाज कराया जाता है, उसमें देखा जाता है कि क्या वाकई इसके अंदर पागलपन के लक्षण हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं पाया जाता। मामला अदालत पहुँचता है, अदालत सबूत मांगती है, सबूत उसके खिलाफ पाए जाते हैं और उस बालक की जो गवाही थी वो बड़ी काम आती है। उसके जो पिता होते हैं अरविंदर उसे अपने साथ न्यूजीलैंड ले जाते हैं और न्यूजीलैंड ले जाने के बाद उससे पहले उसकी गवाही हो जाती है और गवाही के आधार पर ही इसको दुर्लभतम से दुर्लभतम केस माना गया था। इसको जज साहब ने कहा था कि ऐसा तो कोई जानवर ही कर सकता है, इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता। इसको जानवर की श्रेणी में रखा गया था, जहाँ इसकी हरकतें, इसकी बातें, उसके काम करने के तरीके। उसके बाद 5 अक्टूबर 2021 को लगभग इस घटनाक्रम के 7 साल के बाद इसमें एक अदालत का फैसला आता है और अदालत कहती है कि इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक इसकी प्राण ना निकल जाए। दरअसल इस व्यक्ति को समाज में रहने का, जीने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही इस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी। जो बच्चा पेट में था अपनी माँ के, उस बच्चे पर भी 10 साल की सजा उसको सुनाई गई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।